नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम के अल्वांगचोक और चौथे का ग्यालपो के साथ कालचक्र व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन है। भूटान यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में जल विद्युत परियोजना लॉन्च की। ये परियोजना भूटान की ऊर्जा जरूरतों में 40% की बढ़ोतरी करेगी। पीएम मोदी ने भूटान नरेश के साथ बुद्ध के पवित्र अवशेषों के समक्ष पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने सतत विकास, ऊर्जा, इंफ्रा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं और आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत भूटान साझेदारी को और गहरा करने के साथ ही क्षेत्रीय और बौद्धिक और वैश्विक समान रुचि के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश बोत्सवाना के दौरे पर हैं। वो आज बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति आज बोत्सवाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति बोत्सवाना में डायमंड ट्रेडिंग कंपनी का दौरा भी करने वाले हैं। गैबरोन के 3 डिकगोसी स्मारक जाने का कार्यक्रम भी तय है। बोत्सवाना में भारतीय समुदाय की संख्या 10,000 से अधिक है, जो यहां की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे से भारत और बोत्सवाना के बीच सहयोग और दोस्ती को नई दिशा मिलेगी, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों को जन्म देगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बोत्सवाना पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने जांच शुरू करते हुए पूरे घटना स्थल की गहन छानबीन की, जिसके बाद से जांच एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा कर चुके हैं और इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत भी एक मामला दर्ज किया है। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। 3 दिन पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं। एनआईए इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का लाल किले धमाके से कुछ लेना देना है या नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के ओंटारियो प्रांत में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वेरा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत के खिलाफ आई पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भलीभांति परिचित है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण, ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा।
बिहार में मंगलवार को दूसरे दौर की वोटिंग के साथ 2 चरणों में होने वाला चुनाव संपन्न हो गया। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला। 122 सीटों पर हुई वोटिंग में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में साफ होगा कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने पर इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 66.91% मतदाताओं ने वोट किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी बिहार विधानसभा चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनाव में 71% महिला वोटरों ने मतदान किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान। बिहार में 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जीवन के वर्षों को जोड़ना विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे तकनीक भारत में बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी के एक मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी स्वरूप सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि आरोपी को 2022 में गडरा रोड थाना क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा से हेरोइन प्राप्त कर आगे सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में ये 8वीं गिरफ्तारी है, जिसमें अब तक 312 ग्राम हेरोइन और 16 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ जैसलमेर और राष्ट्रीय गंगानगर जिलों में भी मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी से तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। बस्तर में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में 3 महिला माओवादियों सहित 6 माओवादियों के शव और हथियार बरामद हुए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान गुलशन नगर लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहां रहने वाले लोगों की तादाद तो लाखों में है, लेकिन मतदाताओं की संख्या नहीं के बराबर है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि गुलशन कॉलोनी के अधिकांश निवासी बांग्लादेशी हैं। जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, वे निवासी भाग गए। एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया। अपने पोस्ट में उन्होंने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के मानदंडों में संशोधन के लिए आयोग के फैसले को न्याय संगत बताया। इसरो ने बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। पिछले 3 नवंबर को यूपी के झांसी जिले में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट का एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये परीक्षण गगनयान मिशन के लिए उपयुक्त पैराशूट प्रणाली की जांच के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण का हिस्सा है। गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट प्रणाली में 4 प्रकार के 10 पैराशूट शामिल हैं।
और आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरा और अंतिम दिन। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूटान के चौथे नरेश महामहिम डोक ग्यालपो जिग्मे वांगचुक से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान के चौथे नरेश से मुलाकात की ये तस्वीरें बहुत ख़ास अपने आप में ये प्रस्तुत करती हैं किस प्रकार के भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं, कहीं ना कहीं इस दौरे के ज़रिए ये संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो भूटान के चौथे नरेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे नरेश से मुलाकात की है। ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंगे वांगचुक के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और भूटान साझेदारी को और गहरा करने और क्षेत्रीय और वैश्विक समान रुचि के जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करने का एक अवसर प्रदान करती है। तो हम जानते हैं कि भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, हर तरह से भारत और भूटान के बीच जो संबंध हैं वो बेहद ख़ास संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा भूटान का और इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी शामिल हुए और आज भी ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान के नरेश जिग्मे खिसर नामग्याल वांगचुक के जन्मदिन समारोह में शामिल होने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में हैं और इस दौरान कई समझौतों पर भी जो है हस्ताक्षर हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम और देखा जाए ऊर्जा के लिहाज से या फिर कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम विकास परियोजनाओं पर इस दौरान जो है बातचीत होती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के सहयोग पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श। तो हिमालयी देश भूटान भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझते हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की महत्व जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो भूटान छोटा सा देश है लेकिन यहाँ पर 7.5 लाख लोग रहते हैं और चूंकि ये भारत और चीन के बीच में है तो ये बफर जोन का भी काम करता है और भारत और भूटान के अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो सांस्कृतिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और बहुत सारे चीज़ों में भारत और भूटान लगभग एक जैसा साउंड करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए आपको बता दें भारत और भूटान के संबंधों की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है भूटान के नरेश से और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मुलाकात की तस्वीरें। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और भूटान साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कई अन्य प्रभावी निर्णय लिए। दिल्ली के सभी स्कूलों की 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अस्थायी रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया स्थित सचिन देवबर्मन ऑडिटोरियम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने RSS के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में हिंदू और सिख धर्मों के ब्रिटिश सेना के सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने राजस्थान के जैसलमेर में चल रहे त्रिसेवा त्रिशूल अभ्यास के दौरान एक्सरसाइज मरु ज्वाला का आयोजन किया। ओडिशा के कटक ने पहली महानदी बोईता प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी की। इस दौरान स्नेक बोट रेस सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया और 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार UIDAI ने रिसर्च कंसल्टेंसी बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को उनके आधार कार्ड में समय पर किए जाने वाले बायोमेट्रिक अपडेट के साथ महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में मदद करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जैसे जैसे देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, हमें खुद का एक मजबूत, भरोसेमंद और विश्वस्तरीय रेटिंग संस्थान स्थापित करने की जरूरत है। जापान की दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी यामाहा 2026 के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सहित 10 नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर GST को 18% से घटाकर 0% करने से लाभ हुआ है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक विशिष्ट पहल के तहत पेटेंट संबंधी पहुंच और लाभ साझेकरण निधि की 43.22 लाख रुपए की राशि जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते परिवर्तन को तेज कर रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड में 11% से 20% शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने सितंबर तिमाही में संख्या के लिहाज से 18.3% हिस्सेदारी के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए जाने और 10 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की जानकारी दी।
भारत में हायरिंग इंटेंट 2025 के 9.75% से बढ़कर 2026 में 11% दर्ज किया गया है। भारत के निजी अस्पताल क्षेत्र का आकार 2030 तक 202.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फास्टैग सर्विसेज की मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा ऐप ने 15 लाख से अधिक डाउनलोड्स पूरे कर लिए हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनफ्लो अक्टूबर में मासिक आधार पर 168 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,529 करोड़ रुपए हो गया है। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। चालू वित्त वर्ष में अब तक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.92 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर इस साल जुलाई-सितंबर में घटकर 5.2% हो गई। भारतीय उद्योग परिसंघ और टैग की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वर्ष 2025 के नियुक्ति दर 9.75% बढ़कर 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों समेत कई सकारात्मक उपायों के बाद वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन ने भारत के प्रति अपना रुख सकारात्मक कर लिया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने भारत के वृद्धि दर में भी सुधार की उम्मीद जताई है। अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप है, जिसकी वजह से अमेरिकी एयरलाइंस ने मंगलवार को 1200 उड़ानें रद्द कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जेरेड कुशनर इजराइल लौटे। माना जा रहा है कि हमास के कई लड़ाके दक्षिणी शहर राफा के नीचे तथा कथित येलो लाइन के पीछे सुरंगों में छिपे हैं, जो इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र को चिन्हित करती हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य आज दोपहर को एक समझौते पर मतदान करने वाले हैं, जिससे सरकार की वित्तीय समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने कहा है कि वो घटना की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में हाल में खोले गए एक पुल का एक हिस्सा मंगलवार को ढह गया। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच मंगलवार को रूस ने जापान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उसके 30 नागरिकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ साथ इस प्रतिबंध को फिलहाल अनिश्चितकालीन बताया गया है। जिन जापानी नागरिकों पर रूस ने प्रतिबंध लगाया है, उसमें जापान के विदेश मंत्रालय के प्रेस अधिकारी तोशिहिरो कितामुरा भी शामिल हैं। ब्यूनस आयर्स में सर्मिएंटो लाइन की एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे कम 19 लोग घायल हो गए और कई घंटों तक सेवा बाधित रही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया है। संभावित बंद के मद्देनजर बांग्लादेश प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ संघर्ष विराम समझौते को रोका और कंबोडिया पर अपनी सीमा क्षेत्र में लैंडमाइंस लगाने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन बीबीसी पर $1 अरब का मुकदमा करने की धमकी दी है। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेजा है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से रोमन काल की कई प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई हैं। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप के चौथे दौर के पहले गेम में अर्जुन एरगेसी ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए हंगरी के दिग्गज पीटर लेको के साथ ड्रॉ खेला। आर प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए रूस के दानिल दोवोव के साथ ड्रॉ खेलने में कामयाबी पाई। पी हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैंडेलियस के साथ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा काले मोहरों से खेल रहे थे। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव ने अपने से अधिक वरीयता प्राप्त वाले उज्बेकिस्तान के याकुबोएव के साथ ड्रॉ खेला।
कार्तिक ने वियतनाम के मजबूत प्रतिद्वंदी ली क्वांग लिएम के साथ ड्रॉ खेला। कार्तिक काले बोरों से खेल रहे थे। चौथे दौर का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत मंगलवार को नई दिल्ली में हुई। 6 टीमों की ये प्रतियोगिता 11 से 23 नवंबर तक चलेगी, जिसका फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। दिल्ली में 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की किंग्स बैटन रिले का अनावरण हुआ। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की बैटन रिले में पहली बार हर देश को अपनी बैटन मिली है। IOA अध्यक्ष PT ऊषा ने बैटन रिले को खेलों को लोगों से जोड़ने का तरीका बताया। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ATP फाइनल्स के राउंड रॉबिन मैच में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को मात दी। इटली के लोरेंजो मुसेटी ने ATP फाइनल्स के ग्रुप मैच में एलेक्स डी मेनोर को मात दी। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि वे 1-2 साल में फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी ने कहा है कि 2026 के फुटबॉल विश्व कप में अपनी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह फिट होकर खेलना चाहते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।